हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन हमारा सब्जेक्ट है उसमें जो लेबर कोड्स लेके आई है गवर्नमेंट, ये जो सेकंड टर्म है मोदी गवर्नमेंट का, ये जो लेबर रिफॉर्म्स के रूप में जो 4 कोड लेके आए हैं, पहले 45 से भी ज्यादा जो लेबर लॉज ऑपरेटिव थे उनकी बजाय ये 4 लेबर कोड में टोटल इन्होंने इसको डिफाइन किया। ठीक है, उसमें से 3 अभी रिसेंटली अगस्त में जो है पास कराए हैं संसद में और एक पहले ही हो चुका है, लेकिन ये अभी पास कराए गए हैं। इनको इनेक्ट कब किया जाएगा, अब ये तीनों पास करवा के इनेक्ट क्यों नहीं किए गए, लागू क्यों नहीं किए गए, क्योंकि चारों को एक साथ किया जाएगा। और ये कहना है गवर्नमेंट का कि दिसंबर तक लगभग ये कर देंगे, दिसंबर जनवरी तक। तो आपके पेपर से पहले ये हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप इन सबको याद रखें, इनके अंदर क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, सब हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसमें भी मैंने आपसे हमेशा बोला है कि यूपीएससी जो है वो करंट जो सिनेरियो है उस पर क्वेश्चन पूछती है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही है तो वो उससे क्वेश्चन जरूर पूछेगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें क्या है क्या नहीं है। और एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है मुझसे वो ये है कि सर अब ये नए कोड आ गए तो पुराने एक्ट जो हैं वो आपने पढ़ाए थे उनको क्या याद नहीं करना है, सिर्फ ये नए कोड ही याद करना है। देखिए, मैंने मैसेज में भी आंसर दिया और मैं इधर फिर से दे देता हूँ कि आपको जो है नया जो एक्ट है वो ऐसा नहीं कि आपको पूरा जैसे पहले आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको याद रखना था एक एक चीज को, वैसा नहीं, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो बदलेगा इन कोड्स में और उनमें जो अलग बातें हैं तो वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि पिछला आप कुछ भी याद नहीं रखेंगे और नया ही कर लेंगे। जब ये कहा जाएगा कि इस कोड में अब ये चेंज किया गया है तो रेस्पेक्टिव बात होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चेंज किया गया है, पहले क्या था ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज रेस्पेक्टिव होती है, जो हम इंपॉर्टेंट 2-3 चीजों की बात अभी करेंगे, ठीक है, और डिटेल में आगे करेंगे। तो रेस्पेक्टिव कोई भी चीज होती है, इसलिए आपको ऐसा नहीं कि पिछला कुछ भी याद नहीं रखना है, पिछला भी जो चेंज इस बार हुआ है उससे रेस्पेक्ट में आपको पिछले एक्ट का भी याद रखना है। ठीक है, अब ये कोड कौन कौन से एक बार हम बात कर लेते हैं। तो जो कोड ऑन वेजेस है जो पहले ही पास हो गया है उसके अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आते हैं। जो मेन एक्ट है उसके पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस और इक्वल रेम्यूनरेशन। ठीक है, ये 4 इसके मेन एक्ट हैं जिनसे बना है लेबर कोड ऑन वेजेस। ठीक है, अभी ये तो पहले ही पास हो गया। अब जो अभी पास हुए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। वो कौन कौन से हुए हैं वो हुए हैं, एक तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का, एक सोशल सिक्योरिटी का और एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं अभी पारित किए गए हैं। तो सोशल सिक्योरिटी में कौन कौन से इसके जो मेन जिनके आधार पे बना है वो कौन कौन से हैं। वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट यानी ESIC 1948, प्रोविडेंट फंड 1952। तो EPFO जो आपकी संस्था है वो भी किसके अंतर्गत, एक सोशल सिक्योरिटी का ही मेजर है। तो प्रोविडेंट फंड के, ESIC के, ये सारे जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जैसे मैटरनिटी बेनिफिट है, ग्रेचुइटी एक्ट है, तो ये सब जो हैं किसके अंतर्गत हैं, सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत। ठीक है, बात करें हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की तो हमेशा से क्यों मैं कहता हूं कि ये कोड सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब ये एक्ट थे तब भी जो इंडस्ट्रियल रिलेशन 1947 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब ही ये है कि किस तरीके से चीजें जो है चलती हैं। ठीक है, किस तरीके से इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर रिलेशन कैसा रहने वाला है, चाहे वो मालिक मालिक का हो, मालिक नौकर का हो, नौकर नौकर का हो, ये तीनों रिलेशन को मिला के इंडस्ट्रियल रिलेशन बनता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एक्ट आते हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 जिसकी हम बात कर रहा था, बॉम्बे इंडस्ट्रियल एक्ट 1946 और महाराष्ट्र रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 1971। तो ये इसके मेन एक्ट हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड की, तो उसमें कौन कौन से एक्ट आते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट, प्लांटेशन एक्ट, माइंस एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्टेशन, कॉन्ट्रैक्टर लेबर, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और अप्रेंटिसेस एक्ट। तो ये सारे एक्ट से मिलकर जो बना है वो है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। तो ये हमने बात की कि इन कोड के अंदर क्या क्या मेन किन से बना है। ठीक है,
अब इसमें से मैंने आपको बता दिया पहले ही कि कोड ऑन वेजेस जो है वो ऑलरेडी पास है। अभी जो पास हुए हैं वो हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। अब इसके हम थोड़े से प्रोस एंड कॉन्स पे बात करते हैं कि क्या चेंजेस किए गए हैं, जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको पुराने भी याद रखने हैं। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एम्बिट बढ़ाया। ठीक है, थोड़ी सी प्रोस की हम बात करें, थोड़ा सा अच्छे काम जो इसमें किए हैं। जीआईजी वर्कर जो हैं, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, प्लेटफॉर्म, रेडी पटरी वाले, मतलब सारे जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं एक तरीके से, उनको इंक्लूड करने का काम किया है। ठीक है, उनको इंक्लूड करने की कोशिश की है इसमें। और क्या किया है, ठीक है, ये तो प्रोस हो गए, अच्छी बात जो एक एम्बिट बढ़ाया है। ठीक है, दूसरा जो एम्प्लॉयर के लिए अच्छा किया है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर के लिए अच्छा क्या किया है कि रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ, मैंने आपको बताया था रिट्रेंचमेंट क्या होता है, ले ऑफ क्या होता है। ठीक है, पहले के लेक्चर्स में आप देख सकते हैं स्ट्राइक क्या होती है। ये सब की जो परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो स्ट्राइक हो गई, अगर मालिक मना कर देता है कि नहीं भाई अब से नहीं आना आपको, तो वो ले ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसको बंद करना पड़ रहा है किसी तरीके से, उसके पास पैसे नहीं, इस वजह से वो आपको निकाल रहा है, तो रिट्रेंचमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये था कि 100 वर्कर से ऊपर अगर आपके पास हैं, 100 या 100 से अधिक, तो आपको जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी रिट्रेंचमेंट के लिए, ले ऑफ के लिए। मतलब आप अगर काम छोड़ के बैठ जाते हो, मतलब वर्कर, तो वो हो जाती है स्ट्राइक। अगर मालिक बंद कर देता है तो वो हो जाता है ले ऑफ। ठीक है, अगर पैसा नहीं है उसके पास, ये बोल के आपको निकाल देता है बिना किसी कारण के, हो जाता है रिट्रेंचमेंट। तो ये सब करने से पहले एम्प्लॉयर को जो है पूछना था सरकार से, पहले की कंडीशंस में, अगर 100 वर्कर्स से ज्यादा हैं उसके पास। लेकिन अभी इस थ्रेशोल्ड को, इस लिमिट को बढ़ा के 300 वर्कर्स कर दिया है कि 300 वर्कर्स तक जिसके पास हैं, उससे किसी भी चीज के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेप जो है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है एम्प्लॉयर्स को कि 300 वर्कर तक की जितनी स्टेब्लिशमेंट्स हैं वो फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। किसी को भी हायर कर सकते हैं, किसी को भी फायर कर सकते हैं, कोई भी रीजन देके निकाला जा सकता है। ठीक है, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दे दी उनको। दूसरा क्या किया है, और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा। ठीक है, दूसरा क्या किया है, पहले ये 100 वर्कर्स होता था, उसी तरह स्टैंडिंग ऑर्डर, आपको स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में मैंने अच्छे से पढ़ा। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि जो भी वर्किंग कंडीशन आपको देनी है, जो भी आपको फैसिलिटीज देनी है, जो भी ये काम इस तरह होना चाहिए, एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकाल के आप बताते हो, जब उसकी ज्वाइनिंग होगी तभी आपको बताना, इस तरह के नियम हैं। ठीक है, लेकिन अब इस थ्रेशोल्ड को भी हटा के 100 से 300 कर दिया, यानी 300 वर्कर तक की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर दें। ठीक है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर ना देने से क्या होगा, फैसिलिटीज है, जो भी कोई भी आर्बिट्री, मतलब मनमाना कोई भी चेंजेस कर सकता है एम्प्लॉयर। ठीक है, तो एक तरीके से ये नेगेटिव है वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो 100 पहले 100 का था लिमिट, अब ये 300 है। 300 तक की जो एस्टेब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, वो अब क्या कर सकती है, किसी को भी ले सकती है, निकाल सकती है, स्टैंडिंग ऑर्डर बिना दिए कोई भी चेंजेस कर सकती है। ठीक है, पहले आप मुद्दा उठा सकते थे कि भाई मेरे को ऑर्डर नहीं दिया गया, स्टैंडिंग ऑर्डर में ऐसा नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अब आप 300 तक की अगर एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, और क्या मतलब वर्कर्स के हिसाब से गलत है, जो लीगल स्ट्राइक आपको पता है कि एक अधिकार है हमारा, हम स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन वो स्ट्राइक लीगल स्ट्राइक कब होगी, उसके लिए पहले कंडीशन थी कि जब आप स्ट्राइक कर रहे हो उसके पिछले 6 हफ्तों में अगर आपने एक भी नोटिस दिया है, ठीक है, और आप 14 दिन का नोटिस देते हो 14 डेज का, और तो फिर 14 डेज के बाद आप स्ट्राइक कर सकते हो अगर कोई प्रोसीडिंग्स आपके उस चीज को लेके किसी कोर्ट में नहीं चल रही है। तो अभी उसको क्या कर दिया है कि आर्बिट्रेशन का टाइम भी जो है इंक्लूड उसमें किया गया है। पहले सिर्फ कंसाइलेशन का था, सिर्फ सुलह का था, अभी आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता का टाइम भी उसमें ऐड कर दिया गया है। अभी यह है कि 60 डेज का आपको नोटिस देना पड़ेगा, यानी आप नोटिस देने के 60 डेज के अंदर स्ट्राइक नहीं कर सकते। अगर कोई पेंडेंसी है उसी चीज को लेके किसी कोर्ट में, किसी नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में वो चीज पड़ी हुई है, उसका रिजल्ट आने के 60 दिन तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो 60 डेज इतना लंबा टाइम खींच दिया कि आदमी स्ट्राइक कर ही नहीं पाएगा, लीगल स्ट्राइक नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये गलत किया है।
स्ट्राइक आपका अधिकार है, लेकिन कंडीशंस उसमें इतनी लगा दी है कि कर ही नहीं पाएंगे, लीगल स्ट्राइक कोई चीज हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, एम्बिट इसका बढ़ा दिया है। पहले ये चीज ओनली जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है उनके ऊपर थी, जो मैंने आपको 14 डेज वाला बताया वो भी यूटिलिटी सर्विसेज पे थी। यूटिलिटी सर्विसेज कौन सी होती हैं? जिनमें पब्लिक का कहीं ना कहीं हेल्थ एंड केयर की बात है। कोरोना में सबको पता लग ही गया है कि यूटिलिटी सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, कोई भी ऐसी चीजें जो डायरेक्ट कनेक्टेड हैं पब्लिक से। ठीक है, उसका कोई आदमी 14 डेज प्रायर नोटिस के बिना नहीं स्ट्राइक कर सकता था, लेकिन अभी ये पब्लिक यूटिलिटी से हटा के सारी एस्टेब्लिशमेंट पे बात है कि कोई भी किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का नहीं कर सकता है 60 डेज नोटिस के बिना, या फिर अगर उसका किसी कोर्ट में है तो रिजल्ट आने के 60 डेज तक नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस एम्बिट को एक तरीके से बढ़ा दिया है, 300 वर्कर थ्रेश होल्ड कर दिया है स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए और हायर एंड फायर, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, इन सब के लिए। ठीक है, यानी 300 तक किसी को कुछ बताने की जरूरत आपको नहीं है, गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लीगल स्ट्राइक की डेज जो है बढ़ा दिए हैं जिससे कोई ले ही ना पाए। अच्छा क्या किया गया कि थोड़ा सा एम्बिट जो है बढ़ाया गया है। जीआईजी वर्कर, इंटरस्टेट, माइग्रेंट, प्लेटफॉर्म वर्कर, अनऑर्गेनाइज जितने सेक्टर हैं उनको एक तरीके से कोशिश की गई है अपने इस लॉज में लेने की। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए कहा है, जब ये उनसे क्वेश्चन किया गया कि 300 आप बढ़ा रहे हो 100 से, ठीक है, 100 से 300 आप कर रहे हो तो 300 तक के लोग मनमानी करेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये उसका रीजन दिया है कि राजस्थान जैसे कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी राज्य सरकारें इस थ्रेशोल्ड को बढ़ा चुकी थी और वहां पे उनको इससे फायदा हुआ था, नुकसान नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये रीजन उन्होंने दिया है। और ये जो 100 to 300 हम कोड के थ्रू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक लाइन हर जगह हर एक्ट में आपने पढ़ी होगी कि एज पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगी उसके हिसाब से चलेगा। तो उन्होंने कहा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हिसाब से बदले, उसकी बजाय हम डायरेक्ट ही कोड में इसलिए डाल रहे हैं कि बाद में कोई दिक्कत ही ना आए। तो ये उनका स्टैंड है। तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, किसने क्या कहा है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन आपका मेन सब्जेक्ट है। अभी मैंने सिर्फ जो की है उसकी जो मेन पॉइंट्स है उन पर बात की है। अलग अलग एक्ट क्या कहता है और क्या क्या उसमें डिफरेंसेस है, उन सब पे हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें, बहुत ही करंट चीज है और बहुत ही आपके काम की चीज है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन को पढ़ना है। और जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे इससे लेके मैंने कोशिश की कि आपको दोनों पढ़ने, जो फर्क है पुराने नए में वो आपको जरूर ध्यान रखना है, इसी तरीके से पढ़ना जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो डिटेल में हम आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ हमने की पॉइंट्स की बात करी है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन को बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।